नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय नेचुरल पार्टनरशिप लिखा है सतोशी सुजुकी साहब ने, जो जापान के राजदूत हैं भारत में। ये संपादकीय भारत जापान रिश्तों के इतिहास पर, वर्तमान पर और भविष्य पर एक नज़र डालता है और हमें इतिहास की कई घटनाओं से भी रूबरू कराएगा। देखते हैं कैसे। तो ब्रॉड आउटलुक ये है कि अभी 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है भारत और जापान के रिश्तों की। आप पूछेंगे 70वीं सालगिरह क्यों है, जबकि हम आज़ाद हुए तो लगभग 75 साल हो चुके हैं। हम उसकी भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे, बात केवल इन 70 सालों की नहीं हो, ये जो संबंध हैं भारत और जापान के, ये सदियों पुराने हैं। तो किस तरह के सदियों पुराने संबंध हैं, जिसमें बौद्ध धर्म भी आता है, वहाँ से लेकर आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर तक आते हैं। हम उन सब की बात करेंगे और उसके बाद बात होगी वर्तमान की और भविष्य में भारत और जापान के क्या साझा मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वैश्विक मंच पर एक साथ अपनी मुखर आवाज़ उठा सकते हैं। एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने में एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते हैं। इस पर बात होगी। ये हो गया ब्रॉड आउटलुक। अब शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सुजुकी साहब ये कहते हुए कि हम 2022 में 70वीं सालगिरह मना रहे हैं भारत और जापान के कूटनीतिक रिश्तों की। और ऐसे में जबकि ये भारत की आज़ादी की भी 75वीं सालगिरह है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उन्होंने देश को मुबारकबाद दी है। उसके बाद वो इतिहास में जाते हैं, कहते हैं भारत और जापान के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उनकी शुरुआत हो रही है 1952। हमने एक प्रश्न पूछा था कि 1947 में क्यों नहीं हुई या 1950 में क्यों नहीं हुई। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हम जानते हैं कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाली साइड में था, जिसको हम एक्सिस पावर्स कहते हैं। तो ये जो शक्तियां हार गई थी, जर्मनी हार गया, जापान हार गया, तो जापान पर कब्जा हुआ अलाइड फोर्सेस का, यूएस के नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में। इसी प्रकार से जर्मनी पर भी अलाइड फोर्सेस का कब्जा हुआ, बट वहां पर अमेरिका भी था और सोवियत रूस भी था। तभी जर्मनी को फिर दो हिस्सों में बांटकर उस पर राज किया गया कुछ सालों तक। सेम चीज यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अमेरिका था तो अमेरिका ने एक प्रकार से, अमेरिका के नेतृत्व में एक छत्र राज किया अलाइड कंट्रीज ने। और उस दौरान एक सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन हुई। सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी के लिए कई देशों को बुलावा भेजा गया। दुनिया भर के अनेक देश आए। भारत ने इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि जब तक ये मुल्क तैयार नहीं है, आज़ाद नहीं है, जब तक किसी और के कब्जे में है, उस समय इनके साथ पीस ट्रीटी साइन नहीं की जा सकती। इसलिए भारत ने बाद में अलग से 1952 में एक बराबरी के देश की तरह, स्वायत्त और संप्रभु देश की तरह जापान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उस बात को याद करते हुए सुजुकी साहब कह रहे हैं कि जिस इज्जत से और जिस बराबरी के साथ भारत ने जापान को उस समय पूरी दुनिया की कम्युनिटी के सामने रखा, हमारे संबंधों का आधार वही है। हम हमेशा एक दूसरे को उसी बराबरी से देखेंगे। वो गुडविल जो तब की थी, वो आज तक दोनों देशों के लोगों के बीच है। उसके बाद वो कहते हैं कि 1951 में जब भारत ने एशियाई गेमों का आयोजन किया, एशियाई खेलों का आयोजन किया नई दिल्ली में, तो जापान को एक मुल्क के तौर पर इन्विटेशन भेजा। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का झंडा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लहरा रहा था। ये कुछ शुरुआती मौकों में से एक मौका था। तो वो कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस ट्रॉमा से, जिस दुख से जापान गुजर रहा था, उस समय भारत की तरफ से एक संबल लगातार भारत को मिलता रहा है। और आज भी 70 सालों बाद भी, अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, क्या है भारत और जापान की जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसको हम कहते हैं विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी। विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। यानी कि इसका विस्तार जो है वो बहुत कई क्षेत्रों तक है। वो डिफेंस के क्षेत्रों से लेकर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के क्षेत्रों से लेकर तमाम दूसरे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो इसलिए ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप यानी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। और ये कह रहे हैं कि आज भी ये साझेदारी चल रही है, जब दोनों देश के प्रधानमंत्री
एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक रीजन पर और तमाम दूसरे इश्यूज पर साथ खड़े होते हैं। इंडो पैसिफिक का खुला रहना, मुक्त रहना एक बड़ा इशू के तौर पे उभरा है, हम जानते हैं। खास तौर पे चाइना के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जाती है, क्योंकि चीन दावा करता है कि उसके पास कुछ विशेष अधिकार है इस रीजन में, जिसके चलते जिन दावों को कंटेस्ट किया जाता है दूसरे देशों द्वारा। तो ऐसे में भारत और जापान इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ हैं। ऐसा संपादकीय कहता है कि इंडो पैसिफिक मुक्त रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए व्यापार के लिए, जैसा कि वो हमेशा रहा है। उसमें किसी देश के दखल को, मिलिट्री दखल को, रोक टोक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक दो बातें जानी। एक जनरल बात थी कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। दूसरी बात हमने जानी कि इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला रखने से ही तमाम मुद्दों पर हम साथ हैं। तमाम मुद्दों की बात हम करेंगे, बट इंडो पैसिफिक का मुद्दा एक मुद्दा हो गया। तो दो बातें हमने वर्तमान संबंधों के लिहाज से की। उसके बाद सुजुकी साहब वापस इतिहास में जाते हैं और कहते हैं कि इन संबंधों का इतिहास 6वीं शताब्दी तक जाता है। खास तौर पे हम जानते हैं जापान में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ था। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि बौद्ध धर्म सीधे भारत से जापान नहीं पहुंचा। भारत से वो चीन गया, चीन से वो कोरिया गया और कोरिया से जापान गया। सरन साहब जो भूतपूर्व फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो अपनी किताब में एक जगह लिखते भी हैं कि कैसे भारत का जो बौद्ध ध्यान है वो चीन में जाके चान बनता है और जापान पहुंचकर झेन हो जाता है, जिसको हम जेन के नाम से आज भी जानते हैं। तो इस प्रकार का इतिहास रहा है भारत और जापान के संबंधों का। उसके बाद वो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में मीजी रिस्टोरेशन जब हुआ। मीजी रिस्टोरेशन हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना जापान के इतिहास के। बेसिकली जापान में जो राजतंत्र था उसको पुनर्स्थापित किया गया, मीजी राजतंत्र को, तो उसको कहा गया मीजी पुनर्स्थापन या मीजी रिस्टोरेशन। उसके माध्यम से राजतंत्र वहाँ पर वापस आया। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध तक, और बल्कि अभी भी वहाँ पर एक टाइटुलर किंग होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भी जब वो समाप्त हुआ तो वहाँ के जो बादशाह थे वो हिरोहितो साहब थे। तो जो राजतंत्र की वापसी हुई थी वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान में हुई थी, और उस वापसी के बाद वो मिलिट्री ताकत के तौर पर और सैन्य ताकत के तौर पर और आर्थिक ताकत के तौर पर जापान ने बहुत तेजी से प्रगति की थी। ये बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि सुजुकी साहब कहते हैं कि उस प्रगति के लिए तमाम जो साधन चाहिए थे वो भारत से जापान तक पहुंच रहे थे। उन सब चीज़ों के लिए, उन सब स्मृतियों के लिए जापान आज भी भारत का शुक्रगुजार है। उसके बाद वो कहते हैं कि बात केवल आर्थिक संबंधों तक नहीं थी, कल्चरल क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी। उदाहरण के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर चीन और जापान की यात्राओं पर गए थे, और उस दौरान जापान की यात्रा में जो उन्होंने संबंध स्थापित किए कलात्मक क्षेत्र में, उसकी भी स्मृति को उकेरा है सुजुकी साहब ने कि ओकाकुरा तेंशिन नाम के एक प्रसिद्ध जापानीज फिलोसफर थे, उनके साथ रविंद्रनाथ टैगोर की एक लंबी बातचीत का ब्यौरा हमें मिलता है। यहाँ पर हालांकि ये बात कर लेना लाजिम होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को आते वक्त तो बहुत सम्मान मिला जापान में, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय के जापान की आलोचना की थी कि जिस प्रकार का मिलिट्री उद्भव जापान में हो रहा है, सैन्य राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, उग्र राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, ये जापान के लिए अच्छा नहीं है। तो वापसी के समय रविंद्रनाथ टैगोर को उतना सम्मान नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये दो बड़ी संस्कृतियों के बीच एक बातचीत का दरवाजा या कम से कम खिड़की खोलने वाली मुलाकात तो थी ही, यात्रा तो थी ही। तो उस यात्रा का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है इस संपादकीय में। आगे बढ़ते हुए कहा गया है कि जो 70वीं एनिवर्सरी है, ये अब हमारी 100वीं एनिवर्सरी के भविष्य के लिए आधारशिला रखने पर हमें काम शुरू करने का संदेश दे रही है। यानी कि हमें अपना एक साझा भविष्य तैयार करना है और 100वीं सालगिरह तक पहुंचते पहुंचते कई लैंडमार्क्स को, कई मानकों को छू लेना है जो हमारे संबंधों में संभव है। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं पहले क्या मानक है, वो 3 मानकों की बात करते हैं, 3 बेंचमार्क्स की बात करते हैं, 3 मील के पत्थरों की बात करते हैं जिनको भारत जापान संबंध छू सकते हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए। 2 बातें वो महत्वपूर्ण थी, बाकी हमने थोड़ा इतिहास के बारे में जाना जो हमारे ज्ञान में विस्तार करता है। अब हम फिर से कुछ बिंदुओं को नोट करेंगे। पहला बिंदु भारत जापान संबंधों को लेके कि दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं एशिया के। आप कहेंगे सब लोकतांत्रिक ही तो है, सब लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि
चीन सीधे तौर पर लोकतांत्रिक नहीं है। हम जानते हैं उत्तरी कोरिया लोकतांत्रिक नहीं है। सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे में भारत और चीन दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, बड़े कम से कम आर्थिक स्तर पर अगर उनको देखा जाए, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों चीन की जो लोकतांत्रिक हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र होने के नाते उनको शांति स्थापित करने को लेकर साझा मूल्य है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक और सामरिक जो इंटरेस्ट है वो हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है, साझा परंपराओं पर आधारित है। और इस वर्ड को आप नोट करिएगा, रूल बेस्ड फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर, नियम आधारित। ये किसी भी IR के आंसर में आपको ये समझना होगा कि हम किस विश्व की कल्पना करते हैं। हम कल्पना करते हैं नियम आधारित, स्वतंत्र एवं मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की। ये फ्रेज है जो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए दोहरा देने के लिए। हम कोई भी ट्रीटी साइन कर रहे हो, हम किसी भी देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हो, उनका आधार ये होता है, हम चाहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था जो है वो नियम आधारित हो, उसमें स्वतंत्रता की गुंजाइश हो, स्वायत्तता की गुंजाइश हो और एक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो रहा हो। रूल बेस्ड फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर। भारत और जापान क्योंकि दोनों लोकतंत्र हैं, साझा मूल्य है, तो इस प्रकार के निर्माण पर आगे बढ़ सकते हैं। और किन मुद्दों पर एक साथ काम कर सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों पर, स्पेस एक्सप्लोरेशन के मुद्दों पर और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर। ठीक है, इन पर डिटेल में नहीं गए, बट इसको आप एक बिंदु के तौर पर सोच सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक दूसरे से दोनों देश बहुत सीख सकते हैं। भारत के पास IT सेक्टर का बैकएंड बहुत मजबूत है, जबकि जापान अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार आउटर स्पेस में इन्हीं कारणों से हम बहुत बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। और दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जापान तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए भी ये संबंध इस क्षेत्र में भी प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो एक नया पार्ट हमने जान लिया दोनों के संबंधों का जो हो सकता है। सेकंड क्या आता है कि जो हमारे आर्थिक संबंध हैं इनको और बढ़ाया जा सकता है। अभी भी जापान भारत के सबसे बड़े डोनर्स में से है। सबसे अधिक भारत को आर्थिक सहायता जिन मदों में, कई मदों में अलग अलग देशों से मिलती है, जापान उनमें से सबसे अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले देशों में से एक है। इसके अलावा जो साझेदारी है उसका एक बड़ा उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। तो इसका जिक्र भी आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये साझेदारियां, आपको मेट्रो परियोजना की बात तो है ही, इसका जिक्र फिर से इसलिए नहीं किया गया है कि उसको अब 2 दशक से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट जो अभी भी चल रहा है, पाइपलाइन में है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसको बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है, वो भी जापान के सहयोग से चल रहा है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। इस प्रकार से वो संपादकीय क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र में हम अपने संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम दुनिया भर में जो सामाजिक अवसंरचना है और कनेक्टिविटी की ज़रूरत है उसको पूरा करने पर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ताकि पूरे इंडो पैसिफिक वर्ड बार बार आ रहा है, अब तक आप समझ चुके होंगे क्यों आ रहा है, क्योंकि जितनी शिकायतें भारत को चीन से है वही शिकायतें जो है वो जापान को भी चीन से है, उसी तरह की शिकायतें। तो दुश्मन का दुश्मन ना सही, लेकिन शिकायतें दोनों की सेम है। तो खासतौर पे इंडो पैसिफिक को भी लेके, मुक्त इंडो पैसिफिक भारत और जापान दोनों के वर्ल्ड व्यू का हिस्सा है, इसलिए इसी पे बात हो रही है बार बार। और फिर वो कह रहे हैं कि साझेदारी को बढ़ाया जा सकता है, तमाम अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग प्रदान करके, इंडो पैसिफिक की अर्थव्यवस्थाएं भी और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी। तो ये दूसरी बात हमने कर ली। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है साहित्य के आदान प्रदान से, फिल्मों के आदान प्रदान से। जो तमाम विद्वान, खिलाड़ी, संगीतकार एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वो केवल अपनी कला अपने साथ लेके नहीं जाते हैं या सीख कर नहीं आते हैं, बल्कि तमाम मूल्यों को, देश के बारे में जो छवि बनेगी, छवि का निर्माण होगा, वो तमाम चीज़ों का आदान प्रदान लोगों के बीच होता है। तो उसी को लेकर ये संपादकीय कह रहा है कि भारत जापान के बीच इस स्तर पर भी रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का एक भारत और जापान के बीच एक्सचेंज बना हुआ है। बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ से जापान जाते हैं और जापानी भी एक बड़ी संख्या में वहाँ से यहाँ आते हैं, कम से कम सांस्कृतिक क्षेत्रों में। तो उसके बाद अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय कहता है
कि कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे संबंध प्रगाढ़ रहे। हमारा जो भविष्य को लेकर हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे स्वप्न हैं, वो समान हैं। हमारे पीछे एक लंबा अतीत है और भविष्य के लिए हमारे पास एक कॉमन विजन है, साझा स्वप्न है। और इसलिए पैंडेमिक जब तक भी ये चलेगा, अभी तो ये जा नहीं रहा है, तो ऐसे में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और नए नए नवाचारों का इस्तेमाल करके हमें वो तरीके खोजने होंगे कि जो संबंध भारत और जापान के बीच है वो संबंध उसी प्रकार से प्रगाढ़ भी रहे और आगे भी बढ़ते रहे। इसके साथ ये संपादकीय समाप्त होता है। तो देखिए, हमने इसमें थोड़ा बहुत जापान के इतिहास के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक लंबे समय तक अलाइड कब्जे में रहा। माना जाता है कि कब्जा सैन फ्रांसिस्को प्रणाली के साथ ही समाप्त हुआ। जिस सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी की हमने बात की थी, जो 1952 में फोर्स में आती है, उसके साथ ही वो कब्जा समाप्त हुआ। भारत ने अलग से संबंध स्थापित किए, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जापान के साथ। तो ये भारत के उस समय के जो नेतृत्व था उसकी कूटनीतिक दृष्टि के बारे में भी कुछ कहता है, और भारत की आज जो जापान में छवि है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा एक कहानी का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, थोड़ा सा समय क्योंकि बच गया है तो हम बता देते हैं। जापानी अक्सर एक और बात को बहुत अच्छे से याद करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही दो बड़े ट्रायल्स फेमस माने जाते हैं। जर्मनी में हुए न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जिन पर नाजी जर्मनी के नाजी अफसरों पर मुकदमे चले। उसी प्रकार से जापान में भी ट्रायल्स हुए, जिनको टोक्यो ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। टोक्यो ट्रायल्स में जो तमाम दुनिया भर के शीर्ष जज थे, जिनको अंग्रेज लेकर गए, वो बैठे और मुकदमा चला जापान के लोगों पर, जापान के कई सैनिक लोगों पर, दूसरे अफसरों पर। उसमें भारत के एक जज शामिल थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज राधा विनोद पाल। राधा विनोद पाल साहब ने जब अपना जजमेंट लिखा, वो इकलौता जजमेंट था तमाम दूसरे जजेस के खिलाफ, जिसको हम डिसेंटिंग जजमेंट कहते हैं। डिसेंटिंग जजमेंट में राधा विनोद पाल साहब ने लिखा कि जापानियों पर ये मुकदमा चलाए जाने का कोई तुक नहीं है। उनकी नज़र में जापानी युद्ध अपराध के दोषी इसलिए नहीं ठहराए जा सकते क्योंकि युद्ध में जो भी कृत्य किए गए वो करना एक प्रकार से उनका हक था, अपने डिफेंस में करना। और अगर ये मुकदमे इन पर चलाए जाएं तो ये मुकदमे फिर अमरीकियों पर भी चलाए जाने चाहिए, अंग्रेज़ों पर भी चलाए जाने चाहिए, क्योंकि उस प्रकार के अपराध उन्होंने भी किए हैं। तो ये डिसेंटिंग जजमेंट उन्होंने दिया था सब बाकी जजेस के विरोध में जाकर। तो इसलिए भी जापानी राधा विनोद पाल साहब को और भारत को बहुत ही इज्जत से याद करते हैं उस दौर में एक स्टैंड लेने के लिए। उसके बाद के दौर की तो हमने बात कर ही ली। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म की बात की जो इन दो देशों को जोड़ता है। इसके बाद हमने एशियन गेम्स की बात की जिसमें इनको इन्विटेशन भेजा गया सम्मानजनक रूप से। इनके पूरी तरह से एक प्रकार से अलाइड ताकत के घेरे से निकल जाने से थोड़ा पहले ही इन्विटेशन इनको भेजा गया था। और इसके बाद हमने बात की वर्तमान में दोनों किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश हैं, इंडो पैसिफिक को लेकर इनकी साझा समझ है। इसके अलावा हमने बात की आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से दोनों देश साथ रहे हैं और इन चीज़ों को और बुलंद किया जा सकता है, इन संबंधों को आर्थिक क्षेत्र में। और इसके अलावा हमने सांस्कृतिक क्षेत्र की भी बात की, सांस्कृतिक संबंध जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के जापान यात्रा के समय में भी देखे जा सकते हैं और आज के समय में भी देखे जा सकते हैं। उन संबंधों की हमने बात की और इन सब के हवाले से कहा कि भारत जापान संबंध वैश्विक परिदृश्य में बहुत मजबूत है और जो ये विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है ये 21वीं शताब्दी में रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर यानी नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।